हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय। आज हम लोग आईएससी कॉमर्स 11 चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अगर आपको इसके पहले के 2 चैप्टर या और भी चैप्टर्स चाहिए तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के आईएससी कॉमर्स क्लास 11 सर्च कर सकते हैं। आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा कॉमर्स का। और अगर आप लोग को इससे रिलेटेड और भी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि इसका ब्लॉग कहाँ पे है, मतलब मैंने इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बना के कहाँ पे लिखा है, जिसके जो आप पढ़ लेंगे और मेरा वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको बुक का पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसके बाद ब्लॉग तो है ही है, और मैंने इंस्टा मोजो पे एक शॉर्ट बुक भी अपलोड कर दिया है जो ज़्यादा कॉस्ट का नहीं है। वो एक चैप्टर का दिया हुआ है मैंने अच्छे से, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपका क्वेश्चन पेपर में। और उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 20 रुपीज़ ही है, जो भी कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटी बहुत सारे टाइप का होता है। जैसे हम लोग ने ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ा। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है? जो ह्यूमन बींग्स करते हैं अपने डेली बेसिस पे टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विच इज़ अनलिमिटेड। बिजनेस एक्टिविटीज़ में ब्रॉडली भी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री हम लोग का क्या होता है? जैसे जो बड़े बड़े हम लोग के इंडस्ट्री होते हैं, इंडस्ट्री वो होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे फर्म्स, जो छोटे छोटे फर्म्स होते हैं मिल के एक टाइप के छोटे छोटे फर्म्स मिल करके एक इंडस्ट्री फॉर्म करते हैं। और कॉमर्स क्या होता है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें कंज्यूमर तक, वो होता है हम लोग का कॉमर्स। इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। इट इज कंसर्न विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी स्टेज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट। Industrial activities are concerned with the growing, extending and manufacturing of material goods. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हम लोग का जो इंडस्ट्री है वो क्या मीनिंग का है हम लोग के इंडस्ट्री का? इधर बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और उस जो गुड्स है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, या तो वो ह्यूमन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब ह्यूमन अपने हाथ से बना रहे हैं, या फिर वो मैकेनिकल पावर के द्वारा हम लोग का प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स। इधर जो आपका इंडस्ट्री का डेफिनेशन है थोड़ा हार्ड करके दिया हुआ है, और जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बोला, किसी भी कोई जो महान शख्सियत होता है जो डेफिनेशन देता है, एक ही डेफिनेशन को घुमा फिरा के देता है, वो आप लोग प्लीज़ मत रखिएगा, क्योंकि उसमें मार्क्स कटने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों मार्क्स कटने का चांसेस ज़्यादा है? इसलिए मार्क्स कटने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि अगर आपने उसमें एक इन्वर्टेड कॉमा का भी गलती कर दिया है तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पे भी मार्क्स काटता है वो। नाउ अब आप देख लीजिए इंडस्ट्री का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कोर्स क्योंकि उसको बेचने से आपको पैसे मिलेंगे, और जहाँ पैसे होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग का होता है। प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। वाइड स्कोप है इंडस्ट्री का, एक वाइड स्कोप है, वो नैरो नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे फर्म्स मिल करके एक इंडस्ट्री बनाते हैं, तो इसका ऑलरेडी हम लोग को समझ में आ रहा है नाम से कि इसका वाइड स्कोप है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या है? हम लोग को रॉ मटेरियल और वो सब अच्छे से यूटिलाइज करना है। रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी है हम लोग को अच्छे से यूटिलाइज करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम लोग इंडस्ट्री में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो पैसे आएंगे तो पॉवर्टी रिमूव होगा। पॉवर्टी रिमूव होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, जिसके कारण हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के कितने टाइप्स है? इंडस्ट्री के इंडस्ट्री के 3 टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब प्राइमरी में 2 आते हैं, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी में 4 आते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। और जो सेकेंडरी है हम लोग का उसके सब पार्ट है 2, जिसमें एक आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक आता है हम लोग का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 4 पार्ट्स है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। और जो टर्शियरी इंडस्ट्री है उसको हम लोग हैवी इंडस्ट्री
कहते हैं। सॉरी, जो हम लोग का टर्शियरी इंडस्ट्री है उसके दो पार्ट है, हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। अब लाइट इंडस्ट्री के अंडर जो एमएसएमई है उसके चार और है, माइक्रो यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स, मीडियम यूनिट्स, लार्ज यूनिट्स। आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैंने अपने ब्लॉग में एक चार्ट बना के रखा हुआ है जो कि आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे, उससे आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, और ये सब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक करके ब्लॉग में जाइएगा। ओके, नाउ प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी मतलब ही आपको समझ में आ रहा है, इंडस्ट्री विच प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है उससे जो गुड्स और रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर दो पार्ट है, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री आर कंसर्न विद ब्रीडिंग of certain species of plant and animal with the object of earning profit for their sale। देखिए मैंने आपको बोला नहीं, यहाँ पे एक चीज़ ही बोलेगा, गुड्स बना रहे तो भाई बेचेंगे, बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे। इधर एक ही चीज़ बोल बोल के आप लोग का दिमाग खराब कर देगा, इसलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में जाकर के पढ़िएगा। बहुत शॉर्ट क्लिप्स नोट्स है, आप लोग आसानी से पढ़ लीजिएगा और मेरा वीडियो देख लीजिएगा। मुश्किल से 30 मिनट्स का होगा और प्लेबैक स्पीड में देखिएगा, 15 मिनट में आपका वीडियो खत्म हो जाएगा और मैक्सिमम आपका 1 घंटा लगेगा, एकदम चैप्टर आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या बोल रहा है, ये प्लांट और एनिमल से रिलेटेड है। इसमें से एक सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल से रिलेटेड है जिससे रॉ मटेरियल बनता है, जिसको बेचने से हम लोग को पैसे मिलते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मटेरियल फ्रॉम सॉइल, एयर, वाटर एंड फ्रॉम बीनेथ अर्थ सरफेस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे जो मटेरियल्स होता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? सॉइल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एयर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो जो है वो हम लोग ह्यूमन्स के लिए बनाते हैं टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इन द केस ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मैन कैन नॉट एड to the wealth he withdraws from earth, sea and air, but in genetic industry man not only add to wealth but reproduce the nature made goods। तो इधर क्या बोल रहे हैं कि हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम लोग जो वेल्थ है उसमें अर्थ, एयर, सॉइल, इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जेनेटिक इंडस्ट्री में हम लोग कर सकते हैं। Now secondary industry. Secondary industry which use the material provided by primary industry are called secondary industry। अब प्राइमरी इंडस्ट्री से जो मटेरियल मिलता है उसको यूज़ करके जो और प्रोडक्शन होते हैं वो हम लोग के सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री दो टाइप के, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या है आपका, दिस इंडस्ट्री आर कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ एंड मटेरियल एंड सेमी प्रोडक्ट गुड्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट। इधर क्या बोल रहा है कि जो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये किससे कंसर्न है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से कंसर्न है। मतलब जैसे कोई भी आधा प्रोडक्ट आपने बना के रखा हुआ है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करके पूरा तरीके से एक अच्छा भला प्रोडक्ट बनाया जाए, उससे वो कंसर्न है। मतलब कोई भी आधा अधूरा चीज़ पड़ा हुआ है उसको आप पूरा करके बना दो। अब इसमें 4 पार्ट क्या, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। एनालिटिकल में क्या बोल रहा है, A basic raw material is broken into several useful materials। एक सामान है उसको आपने 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया और वो 1000 टुकड़े कोई भी एक रॉ मटेरियल बनाने के लिए बहुत यूजफुल है। ये हो गया हम लोग का एनालिटिकल। सिंथेटिकल, सिंथेटिकल क्या बोल रहे हैं, 2 और मोर मटेरियल आर मिक्स्ड टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। 2 और 2 से ज़्यादा मटेरियल को मिला करके एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोसेसिंग क्या बोला है, मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस। एक कोई भी मटेरियल जो होता है वो काफ़ी सारे स्टेजेस से प्रोड्यूस होकर के एक जो मटेरियल होता है वो काफ़ी सारे स्टेजेस से पास होकर के एक फाइनल गुड बनाता है। Assembling, manufactured component और parts are combined together mechanically और chemically to produce a new product। इधर क्या बोल रहा है, जो मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स है हम लोग के, यानी जो मैन्युफैक्चर पार्ट्स है हम लोग के, वो एक दूसरे के साथ मैकेनिकली जोड़ते हैं, मतलब मशीन में हम लोग जोड़ते हैं ताकि एक नया प्रोडक्ट बन सके। नाउ कंस्ट्रक्टिव, दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, कैनल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, लाइक ब्रिज, डैम वगैरह, इन सब के लिए हम लोग का कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री लगता है।
नाउ टर्शियरी इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है ये सपोर्ट सर्विस देता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। इसके दो पार्ट है, हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री नाम से आपको समझ में आ रहा है जो काफ़ी सारा मशीनरी उन सबको लेके चलता है, और स्मॉल लाइट इंडस्ट्री जैसे जो कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, जो हम लोग के डेली के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे चिप्स हुआ, कॉस्मेटिक्स हुआ, ये सब हम लोग के डेली के प्रोडक्ट्स है, ये सब लाइट इंडस्ट्री में आता है। लेकिन लाइक हम लोग का जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, जैसे मशीनरी का, टीवी का, फ्रिज का, एसी का, ये सब हम लोग का हैवी इंडस्ट्री में आ जाता है। अब एमएसएमई हम लोग का क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये कब आया था हम लोग का, ये डेवलपमेंट एक्ट हम लोग का आया था, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में, जहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो ऐसे डिफाइन किया जाए, माइक्रो यूनिट, स्मॉल यूनिट्स, मीडियम यूनिट्स, लार्ज यूनिट। माइक्रो यूनिट्स के केस में खाली 10 लाख तक का सर्विस आपको मिल सकता है, और स्मॉल यूनिट में 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक, और कुछ के लिए 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की, और मीडियम यूनिट्स के लिए 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक, और कम हुआ तो 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक, और लार्ज यूनिट्स के लिए एक्सीड्स 10 करोड़, और जो छोटा छोटा होता है उसके लिए एक्सीड्स 5 करोड़। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देता है, फिर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है, फिर एक्सचेंज अर्निंग्स होता है, मतलब लाइक फॉरेन एक्सचेंज के लिए, जो मैंने बता चुकी हूँ आपको अपने फर्स्ट चैप्टर में। अगर आप फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर लिए ना तो आपको और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि एक ही चीज़ घुमा फिरा के दिया हुआ है। कैपिटल को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर आपका क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, फिर आपका क्या था, नेशनल इनकम में ग्रोथ। यही सब आपका रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस है, और यही रोल है लार्ज बिजनेस का भी। कॉमर्स एंड इट्स नेचर, कॉमर्स क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि पैसा मिलता है उससे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट मोटिव, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, पार्ट ऑफ बिजनेस। इसमें मुझे कुछ समझाने लायक तो लग नहीं रहा है। अगर आप लोग को लगता है इसमें कुछ समझाने लायक है तो आप लोग जाके फर्स्ट वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर है ना तो आपको और किसी चैप्टर में हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, इसमें भी ना ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करके दिया हुआ है, ये फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स में। इसमें कुछ हिंड्रेंसेज है, हिंड्रेंसेज मतलब ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट। अब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कैसे रिमूव होता है, ट्रेड के जरिए रिमूव होता है। ट्रेड कैसे रिमूव करता है, अब ट्रेड होगा तो आपको कहीं आने जाने में, गुड सर्विस पहुंचाने में इजी होगा, तो इसी तरीके से जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है वो ट्रेड रिमूव करता है। अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कैसे रिमूव होता है, ट्रांसपोर्टेशन से। मानिए मैंने यहाँ से कहीं झारखंड या वगैरह से कुछ सामान मंगाया है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो हम लोग को जो हिंड्रेंस है प्लेस का वो हम लोग का ओवरकम हो जाएगा। हिंड्रेंस ऑफ टाइम वेयर हाउसिंग से होता है। एक्सचेंज मनी एंड बैंकिंग, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इंश्योरेंस, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। वेयर हाउसिंग क्या होता है, जहाँ पे आपका जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना तो एक वेयर हाउस बना के रखा जाता है जहाँ पे हम लोग अपने सारे गुड्स को स्टोर कर सकते हैं। एक्सचेंज में क्या होता है, मनी एंड बैंकिंग में बैंक्स रहेंगे तो आपको पैसा आने जाने में इजी रहेगा। मानिए अब जैसे अगर आप लोग मेरा वीडियो बहुत अच्छे से लाइक शेयर करेंगे तो मेरे को भी कुछ कमाई होगा, मेरे भी पॉकेट में पैसे आएंगे। कैसे आएंगे, अब यूट्यूब तो खुद चल के अमेरिका से आएगा नहीं मुझे पैसे देने के लिए, ऑफ कोर्स मेरे पास अकाउंट है, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर देगा मनी, इसीलिए मनी एंड बैंकिंग। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से कैसे होगा ओवरकम, अगर मान लीजिए आप लोग भी कराते होंगे अपने बाइक का इंश्योरेंस, अपने लाइफ का इंश्योरेंस, वैसे ही हम लोग कोई भी सामान का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब नॉलेज, मेरे को कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट अच्छा है या क्या है, उसके एडवर्टीजमेंट से, उसके पब्लिसिटी से ही पता चलेगा ऑफ कोर्स। तो यही सब हम लोग का हिंड्रेंसेस था और इसको ओवरकम हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये छोटा सा चार्ट मैंने बना के रखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ने जाएंगे तो दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा। वैसे ही आप लोग 10 पेज पढ़ के आ चुके हैं, आप लोग को पता भी चला है, नहीं पता चला होगा, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। ओह, ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स,
अब ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स 2 टाइप के होते हैं, ट्रेड्स एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज अ प्रोसेस ऑफ परचेसिंग एंड प्रोक्यूरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम एट ए प्रॉफिट। मैंने आपको क्या बोला था, एक ही चीज घूम फिर के आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ट्रेड क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेल देम टू देयर कस्टमर फॉर मेकिंग ए प्रॉफिट। अब इधर क्या, एक होम ट्रेड होता है। होम ट्रेड में आता है होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? जो, हाँ, तो होम ट्रेड में आपका क्या आता है? होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। जैसे बहुत सारे क्वांटिटी में अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेचोगे तो आपको कम दाम में भी मिलेगा, और उसी को हम लोग होलसेल ट्रेड भी कहते हैं। अब रिटेल ट्रेड क्या होता है? अब होलसेलर से जो पर्सन अपने दुकान पे सामान लाते हैं और फिर कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। अब देखिए, मेरे को या आपको बहुत सारा सामान का तो ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने किराने की दुकान में जा कर के एक एक या दो दो पीस ऐसे करके लेंगे। अब मान लीजिए चॉकलेट, आप चॉकलेट 500 पीस तो खरीदोगे नहीं, या 1000 पीस तो खरीदोगे नहीं। होलसेल में आपको उतना ही पीसेस खरीदना पड़ता है। अब क्या करते हैं ये लोग? रिटेल ट्रेडर जा कर के होलसेल ट्रेडर से इतने सामान ले आते हैं और हम लोग कंज्यूमर तक एक एक दो दो पीस करके पहुँचा देते हैं। वही हो गया हम लोग का रिटेल ट्रेड। तो मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज़। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड क्या हो गया? हम लोग का एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, एंट्री पोर्ट हुआ। एंट्री पोर्ट क्या होता है? एंट्री पोर्ट थोड़ा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो आपको पता होगा। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से कहीं बाहर, मतलब इंडिया मतलब हम लोग इंडिया में रहते हैं, इसलिए जो अमेरिका में रहता है वो अगर इंडिया में सामान बेचेगा तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट कहेंगे। लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो अगर हम लोग इंडिया से बाहर सामान बेच रहे हैं तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट कहेंगे, और कहीं बाहर से हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो उसे हम लोग इम्पोर्ट कहेंगे। और एंट्री पोर्ट क्या कहेंगे? मान लीजिए मैंने अमेरिका से कुछ गुड्स मंगाए और वो गुड्स मैं भूटान में बेचूंगी, तो ये हो गया हम लोग का एंट्री पोर्ट। मतलब एक कंट्री से खरीदना और इंपोर्ट करना एक कंट्री से और एक्सपोर्ट करना दूसरे कंट्री में। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड सेलिंग इन अनदर कंट्री, इट्स नॉन एज एंट्री पोर्ट ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में क्या आता है हम लोग का? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। जो हम लोग हिंड्रेंसेस को ओवरकम कैसे किया जा सकता है वो पढ़ के आए, वो ये एड्स टू ट्रेड में। अब इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड का मैंने एक छोटा सा चार्ट बना करके अपने ब्लॉग में दे रखा है। डिफरेंसेस आप पढ़ के जाइए, क्योंकि डिफरेंसेस से आप क्या है ना, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ बना सकते हैं। तो वो मैंने लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब एक आप ऐसे शेप में देखिए, इस शेप में कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड। कॉमर्स जो है वो प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को आउटलेट्स, और इंडस्ट्री जो है वो कॉमर्स को क्या प्रोवाइड करता है? बेस। अब इंडस्ट्री जो है वो ट्रेड को भी बेस प्रोवाइड करता है, और जो ट्रेड होता है वो इंडस्ट्री को आउटलेट प्रोवाइड करता है। अब एक तरीके से देखा जाए तो कॉमर्स एंड ट्रेड प्रोवाइड आउटलेट्स टू इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री प्रोवाइड बेस टू कॉमर्स एंड ट्रेड। ये बस हम लोग का यही इंटर रिलेशनशिप है। इसी को एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन बना के बुक में लिखा हुआ है, जो आप पढ़ोगे तो आपको लोग का दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरी ब्लॉग पे जाइए, मेरा वीडियो देखिए, वीडियो देख के पूरा आप जाइए, ब्लॉग देखिए, आपको एक एक लाइन समझ में आएगा, एक एक लाइन। उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने का गारंटी नहीं, चैप्टर नहीं पढ़ना होगा, इसका गारंटी मैं लेती हूँ। और आप लोग एकदम सही आंसर लिख के आएंगे अपने एग्ज़ाम में। इकोनॉमिक बेसिस ऑफ कॉमर्स, डिफरेंसेस इन ह्यूमन वांट्स, डिवीजन ऑफ लेबर, अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इधर क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक बेसिस ऑफ कॉमर्स क्या मतलब हर एरिया में, मतलब लाइक कोलकाता में जितना इकोनॉमिक बेसिस, दिल्ली और कोलकाता का आप इकोनॉमिक बेसिस जानते हो, दिल्ली ऑफ कोर्स हाई होगा। क्यों हाई होगा? यहाँ पे ह्यूमन वांट्स का डिफरेंस होता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर गुड्स का डिमांड होगा, वहाँ पे एक पर्टिकुलर गुड का डिमांड होगा। डिवीजन ऑफ लेबर, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मिस्त्री काम करना नहीं मांगते, लेकिन वही एकदम कोलकाता साइड में देखिए बहुत अच्छे अच्छे लेबर्स आपको मिलेंगे। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जैसे एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलेगा, तो यहाँ पे क्या है ना, आपका इंडस्ट्री बनना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वही चीज़ दिल्ली में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट लैंड है, वहाँ पे नहीं है।
तो ये चीज़ हम लोग का डिफरेंस हो जाता है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का तीसरा चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूँगी। और अपने दोस्तों तक ये पहुँचाइएगा, अकेले मत पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।